जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास में चीज़ें आगे बढ़ रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हिटलर मतलब जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद ये पढ़ लिया। नाजीवाद क्या है? फांसीवाद का ही स्थानिक रूप है जिसको नाजीवाद नाम दिया। नाजीवाद में फांसीवाद के सारे तत्व पाए जाते हैं, कुछ एडिशनल तत्व पाए जाते हैं, वो हमने आपको बताया था। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ घटनाएं हुई, उनमें दो घटनाएं तो हमने पढ़ लिया, फांसीवाद और नाजीवाद। और इसी के बीच में एक घटना और हो जाती है, वो है वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 और 30 के लगभग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये अपना टॉपिक, वैश्विक आर्थिक मंदी। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन 1929, 1929, 1929 2030 के 1929 और 1930 के आसपास की बात है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरुआत हुआ? 1914 में। 1917-18 तक आसपास जो है वो आकर के खत्म हो गया। उसके बाद इस आर्थिक मंदी ने इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के विचारधारा को क्या कर दिया और सुदृढ़ कर दिया, उसके उपज के लिए एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि वैश्विक आर्थिक मंदी में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला कि ये क्यों हुई, और तीसरा तो दूसरा इसके लिए हमने क्या उपाय किए इस मंदी से बाहर निकलने के। देखिए, कारणों में तो एक नेचुरल जो कारण है वो कोई भी कह सकता है कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, दुख के दिन हमेशा नहीं रहते। समय का यही चक्र है कि समय परिवर्तनशील है। सुख और दुख, उतार या चढ़ाव जैसे जीवन में आता है, ठीक वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के चक्र में, व्यापार चक्र में आएगा ही आएगा। तो कारणों में पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि ये वैश्विक व्यापार चक्र का परिणाम है। ठीक वैसे ही समय गतिशील है, सुख और दुख आता रहता है जीवन में, ना कोई हमेशा सुखी रहेगा ना कोई हमेशा दुखी रहेगा। तो ठीक वैसे ही व्यापार चक्र में भी क्या होता है, उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, मंदी और तेजी आती रहती है। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? विश्व युद्ध जनित समस्याएं। विश्व युद्ध जनित समस्याएं क्या हैं? जब युद्ध होगा तो युद्ध से संबंधित जो भी सेक्टर होंगे, जो भी उद्योग होंगे, उनमें क्या होगा? मंदी, ओ सॉरी, वृद्धि होगी। होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उससे संबंधित जो भी अस्त्र शस्त्र का है इंडस्ट्री वो बढ़ जाएगी। गोला बारूद बनाने वाली, उसका शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए तो उसमें क्या होता है? बूम आता है, राइज आता है। अब जब राइज आएगा तो उसको पूरा करने के लिए लोग भी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब और सेक्टर से लोग इस युद्ध में कूद रहे हैं, इंडस्ट्री में तो कूद ही रहे हैं कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, साथ में युद्ध में भी कूद रहे हैं। तो युद्ध में क्या होगा? मनुष्य मनुष्य को मारेगा, और जब मारेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने मानव संसाधन खत्म कर रहे हैं युद्ध में। और मानव संसाधन अगर खत्म होंगे तो बाकी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं? सैनिक के रूप में जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? सैनिकों के से संबंधित उद्योगों में जा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू चल गया, जैसे 2 साल 4 साल,
वहाँ पर क्या होगी, स्थिति बदतर होगी। क्या होगी, स्थिति बदतर। तो विश्व युद्ध जनित समस्याएं में क्या है कि थोड़े समय के लिए आर्थिक दशा वो अच्छी हो जाती है, लेकिन दीर्घ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाती है, बेरोजगारी, बढ़ जाएगी, उद्योग धंधे चौपट होने लगेंगे। तो यही हाल क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार 2018 में हुआ, अब उसके बाद लगभग 10-11 साल बाद ये हो गया, क्योंकि चीज़ें क्या हो गई, सुधरी नहीं। उपनिवेशवाद, संरक्षणवाद का दौर चलता रहा, मारकाट चलती रही, लोगों के अपने हित ही खत्म नहीं हो रहे थे। ठीक। तीसरा कारण, आर्थिक राष्ट्रवाद। ये हर एक आर्थिक मंदी में रहेगा। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब ये हुआ कि संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां। क्या मतलब है इसका, कि हम लोग दूसरे देश से कम करें, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि आयात अपने आप कम हो जाए, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। और दूसरा, हम अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को निर्यात करें। और अगर सभी देश ऐसा करने लगेंगे तो सभी जगह, मतलब मुक्त व्यापार की नीति को छोड़ करके अगर संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाने लगें, तो समझ जाइए कि वहां पर क्या हो जाएगा, मंदी आने की संभावना पूरी है। भारत और चीन में मंदी क्यों नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। अगर इनका वैश्विक डिमांड कम हो भी गया तो इनका घरेलू डिमांड इतना ज़्यादा है कि उसी से इनकी इकोनॉमी चलती रहेगी। ये बड़ी जनसंख्या होने का, ज़्यादा जनसंख्या होने का ये फ़ायदा भी है। लेकिन अगर वही ज़्यादा जनसंख्या, अगर आप उसको संसाधन में नहीं बदले, तो क्या बन जाएगी, आपके रिसोर्सेज पर भारी पड़ जाएगी, बाधा भी उत्पन्न करेगी। तो जब सभी देशों में उस समय क्या हो रहा है, देखिए चाहे वो पराजित देश हो चाहे विजित देश हो, युद्ध के बाद सभी को धन की जरूरत पड़ेगी। जो जीत गया वो युद्ध व्यय उसका क्या होगा, बढ़ रहा। और जो पराजित हो गया उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए लोन देना पड़ेगा लोगों को, अदरवाइज उसकी सत्ता ही क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। हिटलर ने ही तो किया, और मुसोलिनी ने इटली में ही किया। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो विजित राष्ट्र हो चाहे वो पराजित राष्ट्र हो, युद्ध के बाद दोनों को धन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां लागू हुई, आयात कम और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा। जब सभी लोग ये अपनाने लगे तो क्या हो गया, व्यापार ठप हो गया। व्यापार ठप होने के पहले लोगों में अविश्वास बना, अविश्वास बढ़ गया राष्ट्रों में, और वो एक दूसरे को क्या करने लगे, शंका की निगाह से देखने लगे। इन सब के बाद एक स्थिति ऐसी आई, बहुत ही भयावह स्थिति, वो हुई क्या, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में गिरावट। अक्टूबर 1929। देखिए हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो था यूरोप। अब यूरोप के पास पैसे नहीं, क्यों, क्योंकि सब वर्ल्ड वार में लग गए। अब जब पैसे नहीं हैं
तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी समय ब्रिटेन का आधिपत्य कौन ले रहा है, मतलब यूरोप डाउन जा रहा है और अमेरिका राइज कर रहा है, अमेरिका की उपस्थिति हो रही है। अब पूरे यूरोप वासी में खास करके जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब चाह रहे हैं कि अमेरिका यूरोप में बना रहे। क्यों चाह रहे हैं ऐसा? ये इस वजह से चाह रहे हैं क्योंकि जो युद्ध के बाद की जनित परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जब हर जगह गरीबी और अशिक्षा और त्राहिमाम मचा है, तो उस समय का सबसे अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड किसके लिए है? साम्यवादी विचारधारा के लिए। क्यों? क्योंकि उसके उस समय खोने को कुछ नहीं रहता जनता के पास, और पाने को बहुत कुछ रहता है। तो हर कोई बंदूक उठाने की बात करता है, हर कोई नेता बनने की कोशिश करता है। तो ब्रिटेन और पूरा यूरोप, लगभग पूर्व खास करके पश्चिमी यूरोप, ये चाह रहा है कि युद्ध के बाद अमेरिका यूरोप में अपनी उपस्थिति बरकरार रखे ताकि साम्यवादी विचारधारा ज़्यादा न फैले। तो अमेरिका ने क्या किया? जो अमेरिका के उद्योगपति थे, और वो क्या कर रहे हैं? यूरोप को कर्ज दे रहे थे। यूरोप को क्या कर रहे थे? कर्ज दे रहे थे, बैंकों को कर्ज दे रहे थे। अब सीधी सी बात यह है कि आपके उद्योग धंधे चल नहीं रहे, हर कोई संरक्षणवादी नीति अपना रहा है, तो निर्यात ना तो बढ़ रहा ना आयात। अब क्या हुआ? अब लोगों ने अपना पैसा बैंकों में रखने की बजाय कहाँ लगाने लगे? शेयर मार्केट में लगाने लगे। कहाँ लगाने लगे? शेयर मार्केट में। बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास जब आएगा नहीं तो वो किसको कर्ज देंगे? उनके पास कर्ज देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब क्या हुआ कि जब सारा पैसा शेयर बाजार में लग गया, और उस शेयर बाजार में क्या हो गई? गिरावट आ गई। जब गिरावट आ गई तो इसने दो खेला तो जरूर कर दिया। पहला, यूरोप के बैंक दिवालिया दिवालिया घोषित होने लगे। और दूसरी बात, अमेरिका की विचारधारा में परिवर्तन। जो अमेरिका ये कह रहा था कि मुक्त व्यापार, मतलब फ्री हैंड छोड़ दीजिए व्यापार को, जिधर डिमांड होगी उधर सप्लाई अपने आप चली जाएगी। तो इसकी विचारधारा में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। यही परिवर्तन ही इसके उपाय का कारण बना। तो कारणों में क्या था कि एक तो नॉर्मल व्यापार चक्र की तरह समझ सकते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। दूसरा क्या था कि विश्व जनित समस्या ने इसको क्या कर दिया? इस उतार चढ़ाव को और गहरा कर दिया। तीसरा, आर्थिक राष्ट्रवाद ने और गहरा किया। और चौथी बात ये आ गई कि लोग अपना पैसे बैंकों में न रखने के बजाय शेयर बाजार में लगाने लगे, और उस शेयर बाजार में क्या आ गई? गिरावट आ गई। जब गिरावट आ गई तो लोगों का पैसा भी डूब गया, और बैंक क्या होने लगे? दिवालिया होने लगे। और यही जो दूसरा काम है यहाँ पर, कि यूएसए की विचारधारा में जो परिवर्तन आया, वो देख लेते हैं कि इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए। इन उपायों में तीन उपाय इम्पॉर्टेंट है। पहला, एक राष्ट्रपति थे हूवर, तो एक हूवर योजना आई 1931। फिर एक सम्मेलन बुलाया गया 1933 में, जिसको कहा गया लंदन सम्मेलन। हूवर योजना में यही कहा गया कि जब सभी की स्थिति खराब है तो एक वर्ष के लिए सारे अंतर्राष्ट्रीय काम रोक दिए जाएं। सारे अंतर्राष्ट्रीय काम का मतलब क्या हुआ? जैसे उस समय जर्मनी पर जुर्माना लगा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कि उसको भी किस्त चुकानी पड़ेगी। तो इन्होंने ये कहा कि जर्मनी से भी जुर्माना न लिया जाए। क्षतिपूर्ति की जो रकम थी उसमें क्या कर दिया जाए? एक वर्ष के लिए ढील दे दी जाए कि एक वर्ष तक आपको कुछ नहीं करना। सारे ब्याज रोक दिए जाएं। एक महीने तक कोई किस्त एक देश दूसरे देश को या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रिसेशन पूरे विश्व को क्या करेगा? प्रभावित कर रहा है। और उस समय की महाशक्ति कौन थी?
ब्रिटेन जो अभी भी युद्ध से उभरा था, फ्रांस, ठीक। रूस में तो क्रांति ही हो गई थी 1917 में, तो वहां पर किसका शासन था? स्टालिन का। और याद रखिए स्टालिन में ही उसी समय क्या था, लेनिन और स्टालिन, लेनिन खास करके, लेनिन का उस समय शासन था। उसी समय क्या हुआ, ये जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी उसी समय उन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति लगाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी साधनों का इस्तेमाल किया, अपनी अर्थव्यवस्था बाकी लोगों के लिए खोली ताकि लोग इन्वेस्ट करें और उनकी अर्थव्यवस्था बूम करे। तो हूवर योजना में ये था। लंदन योजना में क्या था? लंदन योजना में था कि संरक्षणवादी नीतियों का त्याग किया जाए, सॉरी, संरक्षणवादी नीतियों का त्याग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा, ये किया गया। लेकिन ये दोनों सम्मेलन किसी एक सॉलिड डिसीजन के बिना ही समाप्त हो गए। इनकी बात किसी ने माना ही नहीं। कह रहे हमारे देश में खुद ही तंगी है, हम जर्मनी से क्यों ना लें क्षतिपूर्ति? बताइए, ये कोई अच्छी बात थी? बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। और तो और जो वर्साई की संधि थी आपको याद होगा, वो प्रतिशोधात्मक संधि थी, जबरदस्ती आरोपित की गई थी जर्मनी पर। यही सब तो बैकग्राउंड बना रहे हैं इटली में, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। यही सब तो बैकग्राउंड बन रहे हैं, ठीक। अब देखिए लास्ट में क्या आया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की योजना या कार्यक्रम। इन्होंने क्या घोषणा की कि हमारे अंदर एक भय है जो हमें भयभीत कर रहा है। उस भय को दूर करने के लिए इन्होंने जिस कार्यक्रम की घोषणा की, जो एक नई डील प्रस्तुत की अमेरिका वासियों के सामने, उसी को बोलते हैं न्यू डील प्रोग्राम। सबसे लंबे समय तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, शायद 3 कार्यकाल, 12 साल तक, 1933 से लेकर के 1945 तक सबसे बड़ा कार्यकाल इनका रहा है। इसके बाद ही अमेरिका में ये विधेयक लागू कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति में 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कितनों का करियर क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। अब ये इस न्यू डील कार्यक्रम के तहत क्या किए गए, इस न्यू डील कार्यक्रम के तहत ठीक वही काम किए गए जो लेनिन ने नई आर्थिक नीति के तहत काम किए थे। उन्होंने क्या किया था, पूंजीवादी चीजों का सहारा लिया था, साम्यवाद से समझौता किया था। ठीक वही काम ये करेंगे। जब पूंजीवाद इतना ही अच्छा था, मुक्त व्यापार पर चल रहा था, सारा चीज फ्री चल रहा था, बाजार की शक्तियों पर ही चल रहा था, तो जब आर्थिक मंदी आई तो इन्होंने क्या किया, उस पूंजीवाद से समझौता कर लिया। और किसका इस्तेमाल किया, साम्यवादी चीजों का। साम्यवादी में क्या था कि जो राज्य है वो निर्धारित करेगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर क्या है, बाजार में राज्य मतलब राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे। कैसे हस्तक्षेप करेंगे? पहली बात, एक औद्योगिक नीति लाएंगे, फिर कृषि के लिए नीति लाएंगे, फिर सामाजिक पुनरुत्थान के लिए नीति लाएंगे, और चौथा लास्ट में टेनेसी घाटी परियोजना लाएंगे, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। इस नीति के तहत क्या किए, इसमें दोनों मेंबर थे, उद्योगपति भी और जो मजदूर संगठन के थे वो भी मेंबर थे। औद्योगिक नीति में क्या किए, काम के घंटे निर्धारित, काम के घंटे निर्धारित तो पहले से ही थे, कम कर दिए गए। क्यों कम कर दिए गए? वेतन उतना ही,
वेतन उतना ही मिला, काम के घंटे कम कर दिए, ताकि अगले जो नेक्स्ट, अगर काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे तो नेक्स्ट घंटे के लिए दूसरे लोग ड्यूटी पर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए औद्योगिक नीति में ये चीज़ें की गई। और तो और इससे क्या हुआ, ज़्यादा लोगों को रोजगार। कृषि नीति में क्या किया गया, किसानों को ऋण बांटा गया, ऋण बांटा गया, सब्सिडी दी गई, छूट दी गई, जिससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया और उनकी आय लगभग 2 साल में 2 गुना बढ़ गई। सामाजिक पुनरुत्थान नीति में क्या किया गया, बीमा योजना चलाया गया, इंश्योरेंस, वृद्ध पेंशन योजना चलाई गई। इन सब का काम क्या था, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाना। लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो खरीदेंगे सामान को, और जब खरीदेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी अपने आप। औद्योगिक नीति में क्या हुआ, उद्योगों को भी छूट दी गई, उद्योगों को भी ऋण दिया गया। ठीक है, और इन सब चीज़ों से एक चीज़ कॉमन थी, बैंकों को भी क्या किया गया, छूट दी गई कि वो ऋण बांटें अच्छे से। ठीक है, उनके पास भी पैसा दिया गया। और लास्ट में टेनेसी घाटी परियोजना में, इसका उद्देश्य क्या था, टेनेसी एक नदी है, इसका उद्देश्य क्या था, आसपास के क्षेत्रों के संसाधन का दोहन करना, कंजम्पशन करना रिसोर्सेज का, लेकिन साथ में क्या किया, क्षेत्रों में क्षेत्रों का विकास कर दिया, वहाँ रोडें बना दी, स्कूल बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, ये सारा काम किया गया। पर्यावरण को तो नुकसान हुआ, लेकिन आसपास के लोगों में क्या हुआ, अब रोजगार करने के लिए कौन आएगा, कहीं यूरोप से तो लेबर लाएंगे नहीं, वहीं वहीं वही लोगों, स्थानीय लोग ही रोजगार में यहाँ पर जुटेंगे। तो ये सब क्या हुआ इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट में किसने हस्तक्षेप किया, राज्य ने, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम पूंजीवाद की समाप्ति नहीं है, बल्कि हस्तक्षेप की नीति का त्याग है। इसी वजह से मैंने कहा कि ना तो पूंजीवाद अच्छा है ना साम्यवाद अच्छा है, समाजवाद, दोनों का मिश्रण होना चाहिए, जो कि भारत में है। जो पूंजीवाद के उस पर चला था, राह पर, वो भी वैश्विक आर्थिक मंदी झेल चुका, फिर उसने क्या किया, समाजवाद के साधनों का उपयोग किया उस मंदी से उभरने के लिए। जो समाजवाद के साधनों पर चला था, उसने भी अपनी मंदी से उभरने के लिए पूंजीवाद संसाधनों का इस्तेमाल किया, साधनों का इस्तेमाल किया। तो क्या है, दोनों का मिश्रण। अभी भी सब विश्व के सभी देश इसी नीति को फॉलो कर रहे हैं, सिवाय एक के, नॉर्थ कोरिया, और वो जब तक बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक वो यही काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वैश्विक चीज़ों से सीख नहीं ली। जिन्होंने भी एक राह चली वो हमेशा क्या हुए, कहीं ना कहीं समस्या में पड़े। तो
ये ध्यान रखिएगा कि इनका कार्यक्रम, रूजवेल्ट का न्यू डील का कार्यक्रम ठीक वही है जैसे लेनिन का नई आर्थिक नीति थी। उन्होंने भी समाजवाद से समझौता किया, पूंजीवाद साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो क्या थी, समय की जरूरत थी। भारत सरकार भी यही कर रही है। जो है जो क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर हमेशा किसके लिए काम करेगा, मुनाफे के लिए। जैसे आईटी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आया, आज देखिए टैरिफ कितना कम हो गया, फ्री में गाना भी सुना रहे हैं आपको, ठीक है। और जहाँ पर उनको लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भारत सरकार काम कर रही है। सामाजिक योजनाएं कौन चला रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं चला रहा, वो कौन चला रहा, तो गवर्नमेंट चला रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन चला रहा, गवर्नमेंट के द्वारा। आयुष्मान भारत योजना किसके लिए चलाई जा रही, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। बाकी के लिए क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आराम से जाइए दवा कराइए, कोई दिक्कत नहीं। सीएसआर का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने सोशल संसाधनों का इस्तेमाल किया है तो आपका भी दायित्व है कि उसके विकास में आप योगदान दीजिए। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। अब तो और सीएसआर से बढ़ करके क्या कर दिया गया, एसएसआर, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो समाज से, सोसाइटी से संबंधित ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रिसर्च आपके समाज के किसी काम ना आए। तो ये सब सारी कहानी क्या है, सिर्फ ये बता रही है, इतिहास इसी वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हम इतिहास में की गई गलतियों से क्या लें, सीख लें। दूसरे देश ने जो गलती की से भी हम क्या करें, सीख लें। तो याद रखिएगा, साधन कोई भी एक साधन सही नहीं है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण ही चलना चाहिए और वही चल रहा है। जो उसको चला रहे हैं, विश्व के सभी देश उसी को चला रहे हैं सिवाय एक देश के, नॉर्थ कोरिया। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, अब हमने तीनों बैकग्राउंड पढ़ लिया, तीन क्या चार पढ़ लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने पढ़ा रूस की क्रांति, फिर इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जो बात चल रही थी वो थी वैश्विक आर्थिक मंदी। ये चारों घटनाओं का मिश्रण जब कर देंगे तो ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द्वितीय विश्व युद्ध। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।